अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिजियोथेरेपी विद डॉक्टर सुल्ताना। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। इस वीडियो में हम स्ट्रोक के हवाले से बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से हम बात करेंगे, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं स्ट्रोक, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसकी फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन क्या होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर आपके सामने किसी को स्ट्रोक होता है तो आपको इमरजेंसी में उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक वो कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन को ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो उसको चाहिए होते हैं प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो जैसे ही ब्लड फ्लो रुकेगा तो जो कंडीशन कॉज होगी दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। इसकी जो मेन कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी वॉल है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है। प्लेक फॉर्मेशन को आप उर्दू में इस तरह से कह सकते हैं कि गुठलियां सी बन जाती हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो वो क्या करता है, हमारे ब्रेन तक ब्लड फ्लो सही नहीं जाने देता, नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्रेन को रुक जाता है एंड देन जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 इस्कीमिक स्ट्रोक एंड नंबर 2 हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक, इस्कीमिक बेसिकली मीन्स टिश्यू डेथ। इसमें क्या होता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, जो गुठलियां हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बन गई हैं, वो ब्रेन तक ब्लड को जाने नहीं देती, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जो ब्रेन का जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। नंबर 2 हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लड लीकेज। इसमें क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगी, फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में लीक होना शुरू हो जाता है। इसके 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस एंड हार्ट डिजीजेस। अब आते हैं मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। द मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड लॉस ऑफ सेंसेशन। पेशेंट किसी भी चीज को सेंस नहीं कर पाएगा जिस साइड पे उसको स्ट्रोक हुआ होता है। इसके अलावा आपको मसल वीकनेस मिलेगी या मसल पैरालाइज्ड मिलेगा। रेंज ऑफ मोशन आपको लॉस्ट मिलेगी। इसके अलावा जो टोन है मसल की वो या तो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगी जिसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं, या बहुत कम मिलेगी जिसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। रिफ्लेक्सेस पेशेंट के अबनॉर्मल मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेन फील होगा, या तो वो फेस पे आपको पेन बताएगा या आपको पेशेंट बताएगा कि उसको सर में बहुत ज्यादा दर्द है या उसके नेक में पेन होगा। देन इसकी जो है वो स्पीच में प्रॉब्लम होती है, वो सही से बोल नहीं पाता, उसको स्वेलविंग में डिफिकल्टी होती है। ब्लैडर एंड बॉवल डिस्फंक्शंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी, उसको जो है उसकी कोऑर्डिनेशन जो होती है वो भी लॉस होती है। हाउ टू डायग्नोज स्ट्रोक। स्ट्रोक डायग्नोसिस के लिए एक तो पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की हिस्ट्री देखते हुए जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स एक्सप्लेन किए, अगर पेशेंट में वो तमाम साइन एंड सिम्टम्स या उनमें से कुछ भी अगर आपको मिलते हैं तो यू आर डायग्नोज विद अ स्ट्रोक। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग में सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है, जिसमें हमें क्लियरली ये मालूम हो जाता है कि पेशेंट का ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड है। हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रोक। आपने सबसे पहले तो अगर आप स्मोकर हैं तो आपने स्मोकिंग कम करनी है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूमर है तो आपने अल्कोहल कंजम्पशन को कम से कम रखना है। इसके अलावा आपको अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना है, ओबीज नहीं होना ज्यादा। ओबेसिटी विल लेड टू हार्ट डिजीज एंड विच विल लेड टू स्ट्रोक। एंड
maintain a proper exercise and diet plan. फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस, फिजियोथेरेपी में जो स्ट्रोक की इंटरवेंशंस है वो बहुत सारी हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले तो पेशेंट की पोजीशनिंग पे वर्क किया जाता है, देन उसको अर्ली मोबिलाइजेशंस दी जाती हैं। इसके अलावा गेट ट्रेनिंग कराई जाती है। गेट ट्रेनिंग यानी पेशेंट का जो अफेक्टेड लिम्ब होता है वो ठीक से फिर वो चल नहीं पाता, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, तो उसको चलने का तरीका सिखाया जाता है। इसके अलावा बैलेंस एक्सरसाइजेस, जैसे पेशेंट की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी लॉस हो जाती है, तो जो बैलेंस एक्सरसाइजेस होती हैं वो पेशेंट को बैलेंस अपना बरकरार रखने में भी मदद देती हैं। इसके अलावा उसको कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा पेशेंट की जो सेंसेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी लॉस हो जाती है, तो उसको इंटैक्ट करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दी जा सकती हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जिसे हम CIMT कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मोबिलाइजेशन थेरेपी, जिसमें क्या होता है, जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, जिस साइड पे आपको स्ट्रोक हुआ है, उसकी मूवमेंट को एनहांस किया जाता है, और जो आपका सही वाला लिम्ब है, जो आपकी सही वाली साइड है, उसको मूव नहीं कराया जाता, उसकी मूवमेंट को रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक है तो आपका जो राइट साइडेड होगा उसको आप रोक देंगे कुछ देर के लिए, ताकि आप जो लेफ्ट साइड है, जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, उसकी मूवमेंट को एनहांस कर सकें। अब आते हैं व्हाट टू डू व्हेन यू सी अ स्ट्रोक पेशेंट, हाउ टू मैनेज इट। सबसे पहले आपने जो है वो पैनिक नहीं करना, आपने सबसे पहले कॉल करनी है 911। देन आपको पेशेंट अगर वो बैठा हुआ है तो आपने उसको लेटाना है, ठीक है। उसको आपने कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना, उसका जो है वो खाना पीना, ये ना हो कि आप उसको पानी दे रहे हो, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट का जो है वो ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, तो उसको वैसे भी अगर स्ट्रोक है तो उसको स्वेलिंग डिफिकल्टी होगी या वो बोल नहीं पा रहा होगा, तो अगर आप उसको कुछ खाने के लिए दोगे तो वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इसके अलावा आपने उसको एस्पिरिन भी नहीं देनी, एस्पिरिन उसकी कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर सकती है। फिर आपने उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि उसको जगाए रखना है, उसको सोने नहीं देना, क्योंकि अगर वो सो गया एक दफा तो उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो कंप्लीटली लॉस हो सकता है और उसकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो सकती है। फिर ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपने उस पेशेंट में नोट करने हैं। उसका नेमोनिक है फास्ट, F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। फेस में आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि स्माइल करें। अगर स्माइल करते हुए उसका फेस या उसके लिप्स जो है वो एक साइड से ड्रॉप हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक हुआ है। A फॉर आर्म, आर्म में आपने क्या करना है, पेशेंट को दोनों आर्म्स रेज करने का कहना है। अगर उसकी एक आर्म सही से उठ रही है और दूसरी नहीं उठ पा रही तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को उस साइड पे स्ट्रोक हुआ है। S फॉर स्पीच, अब आपने पेशेंट को कुछ बोलने का कहना है। अगर वो बोल पाता है तो दैट मीन्स के पेशेंट को इतना सीवियर अटैक नहीं हुआ, लेकिन अगर उसकी स्पीच भी स्लर्ड है, उसे बोला नहीं जा रहा, या अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे, उसकी स्पीच क्लियर नहीं है, तो दैट मीन्स यू हैव टू कॉल इमरजेंसी केयर। T फॉर टाइम, टाइम में जैसे ही आपने ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में नोट किए तो आपने कॉल करनी है 911 इमीडिएटली। और आपने टाइम नोट करना है कि किस टाइम पे उसको हुआ या कितनी देर के लिए हुआ, क्योंकि एक कंडीशन होती है स्ट्रोक की जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है और थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये भी कंडीशन जो है वो अलार्मिंग होती है क्योंकि ये वर्स हो सकती है, तो आपने फिर भी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई गर्म कपड़े पहने हुए हैं या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो वो भी आपने उसके रिमूव करने हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।